टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत पालमपुर के करीब 76 गांवों को जो है वो टीसीपी के दायरे में लाया जा रहा है। किस तरह से जो है इन गांव में सुधार देखने के लिए मिलेगा, या फिर जो मुख्यमंत्री द्वारा अधिसूचना की गई है उसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन पालमपुर के विधायक व सीपीएस आशीष बुटेल का है? सर, जो टीसीपी के अंडर 76 गांव आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये ठीक है कि नगर नियोजन होना चाहिए, लेकिन शहरों में ये ज़्यादा ज़रूरत है, या जो इलाके शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं उनमें ये नियोजन की नोटिफिकेशन होनी चाहिए थी। मैं इस मत का हूँ कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनको ग्रामीण रहने दिया जाना चाहिए। उनमें बिना मतलब के कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए जिससे लोगों को वहाँ पर असुविधाएं हों। पालमपुर के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पिछली सरकार ने बनाई थी, उसमें बहुत सारे ग्रामीण इलाके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर लिए गए थे, जिनमें आज समस्या आ रही है नक्शे पास कराने की, और जिस तरह से हम कह सकते हैं सब डिविजन्स की हो सकता है, या कि कोई अपना घर बनाना चाह रहा है, गौशालाएं बनाना चाह रहा है, आज उसके लिए भी नगर निगम की अनुमति लेना ज़रूरी हो गया है। और जो मेरे समझ से मुझे लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको इसके बीच में नहीं लेना चाहिए। पालमपुर के जो 76 गाँव अब आए हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा सभी के सभी गाँव जो हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र हैं। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई शहरीकरण हो रहा है, या कोई ऐसी विकासात्मक गतिविधियाँ वहाँ पर शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से उनको उस क्षेत्र का हिस्सा नगर नियोजन का हिस्सा बनाना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मुद्दा उठाया है, और माननीय टीसीपी मिनिस्टर धर्मानी जी के सामने भी मैंने ये मुद्दा उठाया है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया है कि इसको दोबारा से रीअसेस किया जाएगा, और रीअसेस करते ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको इस परिवेश से बाहर निकाला तो जाएगा। पहले क्या लगता है आपको, सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ था जिसकी वजह से 76 गांव लाए? देखिए, एक हाई कोर्ट में जो केस है उसके उसके चलते भी ये कार्य किया गया है, लेकिन मेरा जो मानना है कि लोगों को असुविधा किसी तरह की ना हो, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ये देना चाहिए। पालमपुर के जो टीसीपी जो पालमपुर के गाँव में, ग्रामीण इलाकों में की गई है, मैं इस मत का बिल्कुल भी नहीं हूँ कि उनको उसमें आना चाहिए, और टीसीपी के दायरे से इनको बाहर रखकर हम लोग काम करना चाहिए हमें। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, देखिए, पूरे प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, और दोनों क्षेत्रों में अपने-अपने उनके रोल्स हैं, अपने-अपने वहाँ पर सब चीज़ों की सीमा एक होती है। और अर्बन एरियाज़ जो हैं, जो शहरी इलाके हैं, उनमें नगर नियोजन होना चाहिए, वो जो कि है भी पालमपुर में। लेकिन हर एक इलाके को, हर एक पंचायत को, हर एक ग्रामीण इलाके को ना लेते हुए, जहाँ पर ग्रामीण इलाके से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर आबादी कम, नंबर 1, नंबर दूसरा, जिस माहौल के अंदर कृषि पर काम हो रहा है, और तीसरा जहाँ पर हमारा पशुधन जो है वो बहुत है, और जो वहाँ के लोगों की आय है वो आर्थिकी जो है वो पशुधन के ऊपर और कृषि के ऊपर निर्धारित है। तो मुझे लगता है कि इन इलाकों को हमको बाहर रखना चाहिए, और इसके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। शिक्षा विभाग भी आपके पास है, सीपीएस है, आप हिमाचल प्रदेश सरकार में। सर, भाजपा लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो स्कूल बंद किए गए थे वो नहीं करने चाहिए थे। खासकर कई विधायक भाजपा के ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो है कई 3-3 किलोमीटर के अंदर जो है वो दायरे में आते हैं, लेकिन समय जो है उसके लिए ज़्यादा लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर संख्या 3 या 4 होने की वजह से सरकार ने बंद कर दिए हैं। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, स्कूल जो खोले जाते हैं वो बच्चों के लिए खोले जाते हैं। अगर उन स्कूलों में बच्चे ही ना हो तो मुझे लगता है कि उनको बंद करना ज़रूरी भी है। भाजपा के विधायक जो आज आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में हुआ, और ये दुःख की बात है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश को सबसे ऊपर का स्थान शिक्षा के क्षेत्र में मिलता था। कहा जाता था कि केरला, हिमाचल, ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर शिक्षा बहुत उच्च स्तर की है। 2021 में जब भाजपा की सरकार थी, जब नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, तो हमें 18वां और 21वां रैंक पूरे देश भर में मिला है।
और मुझे ये कहते हुए भी खेद होता है कि जो हम क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ हम बात करते हैं, एक अच्छी शिक्षा देने की हम बात करते हैं, वो हम लोग नहीं दे पा रहे थे। उसके चलते जहाँ पर हमारा जो टीचर प्यूपिल रेशियो सबसे हाई है पूरे देश भर के अंदर, जहाँ 9 और 10 और कई-कई ज़िलों में तो 1 बच्चे के ऊपर 1 टीचर मौजूद है। मुझे ये लगता है कि इसको अच्छे से सुदृढ़ करने के लिए जो ये स्कूल 1 से 5 बच्चों तक के जो स्कूल थे, जहाँ पे सिर्फ़ 5 ही बच्चे पढ़ रहे थे, उन स्कूल्स को बंद नहीं किया गया है, उनको मर्ज किया गया है, दूसरे स्कूल के साथ उसको मिलाया गया है। 2 किलोमीटर का उसका हमने रेडियस उसका रखा कि 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी जो स्कूल्स मर्ज हो सकते हैं, जहाँ पे टीचर्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो उनको हमने मर्ज करने की बात की है। मुझे नहीं लगता कि इतना हल्ला इस पे करना चाहिए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन के अंदर क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की है और उसके लिए ये एक कदम है जिसको मैं समझता हूँ कि ये कदम बिल्कुल ठीक है, ठीक कदम उठाया गया है और ये जल्द से जल्द इस पे ये लागू भी हुआ है। जहाँ पर अगर कोई दिक्कत है, तो वो अपनी-अपनी माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात अपनी रखें। अगर कहीं पर ऐसे दूर-दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर क्योंकि एक एक पैमाना जहाँ पर लगाया गया है, अगर उसके ऊपर उनको कोई आपत्ति है, तो अपनी आपत्ति उस पर दर्ज ज़रूर कराएँ। लेकिन ये ज़रूर देखें कि एक अच्छी शिक्षा अगर कहीं पर देनी है, तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को एक्सपोज़र भी हो, बच्चे एक-दूसरे के साथ घुले-मिले भी। जहाँ 1 ही बच्चा है, 2 ही बच्चे हैं, 3 ही बच्चे हैं, वो आपस में बातचीत भी क्या करेंगे? वो मैं समझता हूँ कि उनको एक्सपोज़र भी उस चीज़ का नहीं होगा और हम अच्छे कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव शिक्षा सबको प्रदान की जाए। अटल डे बोर्डिंग को लेकर भाजपा ये कह रही है कि उनके जो अटल डे बोर्डिंग स्कूल 28 खोले जा रहे थे हिमाचल प्रदेश में, उनके बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और जिनके लिए बजट का प्रावधान किया भी जा रहा है, उनको नाम बदल के जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल किया जा रहा है। सबसे पहले तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो हमारी सरकार ने शुरू करने की बात कही है हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उसमें और अटल विद्यालय में बहुत फ़र्क है। अटल विद्यालय रेज़िडेंशियल स्कूल्स थे, डे बोर्डिंग स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स होंगे। और मैं तो इनसे ये जानना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल इनके पास था। उस समय कितने स्कूल इन्होंने दिए और कितना प्रावधान किया? आज एक सवाल भी माननीय विधायक द्वारा लगाया गया था, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि हर एक स्कूल में, चाहे वो नाचन विधानसभा क्षेत्र का हो, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का हो, कुटलैड़ विधानसभा क्षेत्र का है, उसके लिए जो बजट का प्रावधान हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है था। कहीं पर 90% बिल्डिंग तैयार है, कहीं पर थोड़े कम उससे तैयार है, लेकिन इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये रेज़िडेंशियल स्कूल्स हम लोग बना रहे हैं, तो इनके ऊपर हम लोग बजट का प्रावधान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल एक बिल्कुल अलग नई स्कीम है जो कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार लेकर आई है और जो अटल विद्यालयों की जहाँ तक बात है ये पिछले 5 वर्षों में अगर पिछली सरकार नहीं कर पाई तो उसका हमारे ऊपर वो ना करें उसको भी हम करेंगे और नाम जो है उसको हमने बदला नहीं है यह 2 अलग-अलग स्कीमें हैं। सर एक जो प्रश्न ये भी आ रहा है कि जो बिल्डिंग है, जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल बंद किए गए हैं, उनके भवनों का क्या किया जाएगा? सुझाव ये भी आ रहे हैं कि जो निजी कार्यालय चल रहे हैं, निजी ऑफिस चल रहे हैं प्राइवेट में, उनको शिफ्ट किया जाएगा। सरकारी ऑफिस जो प्राइवेट में चल रहे हैं, जी। इसके ऊपर एक नीतिगत निर्णय होगा और जल्द से जल्द हम लोग इसके ऊपर भी निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से बातचीत कर कर जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, जो कि मर्ज हुए हैं स्कूल्स, उनकी बिल्डिंग्स को भी यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस पे एक नीतिगत फैसला ज़रूर आएगा। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुधारने का लगातार प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। बार-बार जो है बयान भी देखने के लिए मिलते हैं। आज एक बड़ी घोषणा की गई है कि जो मुख्यमंत्री हैं, सीपीएस हैं, मंत्री हैं और कैबिनेट रैंक जितने भी हैं, उनके भत्ते वो 2 महीने तक भत्ते नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक निर्णय है। जो जिस तरह की माली हालत हमारी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की करी है पिछली सरकार ने तकरीबन मैं समझता हूँ कि इतना लोन आज तक किसी ने नहीं देखा और दूसरा जो जिस तरह से लोन तो एक बात थी, लेकिन जो केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर लोन की सीमा तय कर कर हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक मैं समझता हूँ विकासात्मक दृष्टिकोण से विकास की गति को रोकने की कोशिश जी। कर रही है।
उसके ऊपर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपने ये सरकार ये जानती है कि आर्थिक संकट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहला कदम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उठाया है, वो सभी मंत्रियों को, सभी सीपीएस को और सभी कैबिनेट रैंक के जितने भी चेयरमैन्स हैं, उन सबको ये कहा गया है, ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके 2 महीने के सैलरी और भत्ते हम लोग नहीं लेंगे। हम वो सरकारी खज़ाने में उनको जमा रहने देंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा निर्णय है और हम जिस तरह से भी थोड़ा-थोड़ा करके ही सही, बूँद-बूँद से ही सागर बनता है और मैं समझता हूँ कि जो ये आपका ये एक पहला कदम इस तरह से उठाया गया है, ये सराहनीय है और हम सबको भी अपनी ज़िम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति निभानी चाहिए, इसकी आर्थिकी के लिए निभानी अंतिम चाहिए। सवाल सर, आपदा को लेकर मानसून सत्र भी यहाँ पर चल रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिला है, खासकर सड़कों की। सड़कें धंसती हुई नज़र आई हैं। क्या कुछ ताज़ा हालात है और कुल कितना नुकसान जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बहुत भारी नुकसान हुआ है। पिछली बार हम लोग थोड़े से बचे भी रहे, लेकिन इस बरसात ने बहुत ज़्यादा नुकसान पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में किया है। फ़ॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ कोई जान की वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान, लोगों के घर नीचे आने की कगार पे हैं, कोई घर गिर गए हैं, गौशालाएँ गिर गई हैं और इसी चीज़ के चलते जो हमारे सड़कें बह गईं, इन सब के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है और उन्होंने पूरा आश्वस्त कराया है कि जल्द से जल्द अ, उसकी इसकी पूर्ति की जाएगी और हम लोग इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थैंक यू साथ। वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सीपीएस व विधायक पालमपुर से आशीष पटेल। साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो है जो स्कूल बंद किए गए हैं, इस तरह का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी जो है विशेष चर्चा यहाँ पर की गई है। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।